हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं विशाल भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि गेट 23 या फिर 24 को टारगेट करने वाले हैं। सवाल बहुत बार हमारे दिमाग में आता है कि क्या सच में गेट को टारगेट करना है, गेट एग्जाम क्लियर करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्या सच में गेट एग्जाम मेरे लिए है या फिर मैं कोई दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लूं। ऐसा तो नहीं कि इससे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है। तो यहां पर हम इन सभी बातों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो किस तरह से आप 90+ मार्क्स के टारगेट को अचीव कर सकते हो। लेकिन ये जो सेशन है ये बहुत डिटेल्ड सेशन होने वाला है और सेशन को शुरू करने के पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी यहां पर दे देता हूं। मैं पिछले 10 सालों से सिंस 2010 गेट और ईएसी की जो भी एस्पिरेंट्स है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में उनको पढ़ाते आया हूं। पहले के 7 सालों में अराउंड 25 सिटीज में ऑफलाइन सेंटर्स पर मैंने गेट और ईएसी के एस्पिरेंट्स को गाइड किया और उसके बाद पिछले 3 सालों से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हूं। इसका मतलब टोटल 10 सालों में करीब करीब अभी तक 80,000 के करीब स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा चुका हूं। और पिछले 3 सालों से आप लोगों के सामने ऑनलाइन इंजीनियरिंग में भी मैं यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस देता आया हूं। वहीं इसी के अलावा मैंने आईआईटी रुड़की से मास्टर्स और इसी के अलावा गुजरात पीएससी और राइट्स की एग्जाम्स भी क्लियर करी और सिर्फ 4 महीनों की प्रिपरेशन में ही ईएसी के इंटरव्यू को भी मैं यहां पर फेस करके आया हूं। बट क्योंकि मेरा पैशन है टीचिंग, तो पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ गेट और ईएसी के ही स्टूडेंट्स को गाइड करता आया हूं। तो चलिए खैर अभी फिलहाल इस सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इस सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं काफी सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं यहां पर कवर करने वाला हूं इस सेशन में। तो खैर चलिए यहां पर इनके बारे में डिटेल में बात करने के पहले सबसे पहले समझते हैं कि गेट एग्जाम क्या है, हमें क्यों देना चाहिए गेट एग्जाम। तो अगर मैं गेट एग्जाम की बात करता हूं तो फुल फॉर्म ऑफ गेट एग्जाम इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मतलब बेसिकली ये इंजीनियर्स के लिए एग्जाम है that is mainly targeted for the admission in masters। बट ऐसा सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स में एडमिशन के लिए ही गेट एग्जाम नहीं होती, और भी बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ इंजीनियर्स इस एग्जाम को नहीं देते, बहुत सारे और भी ग्रेजुएट्स हैं जो कि इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। बट क्योंकि अभी फिलहाल मेरे सब्सक्राइबर्स ऑडियंस मेनली इंजीनियर्स और मैं भी खुद इंजीनियर हूं, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ही लिमिटेड रहेंगे। ये जो एग्जाम है ये पुराने 7 IITs और IISc बारी बारी से हर साल कंडक्ट करते हैं। और ये जो टेस्ट है, ये जो एग्जाम है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है, साल में एक बार होता है। ये जो हमारा, अगर मैं गेट एग्जाम की ही बात करता हूं तो इसका एक प्रॉपर स्केड्यूल भी है। अब उस स्केड्यूल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बाद में बात करते हैं कि गेट एग्जाम कब होता है, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये जो गेट एग्जाम है ये हमें क्यों देना चाहिए, क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस गेट एग्जाम के। तो यहां पर सबसे पहला फायदा जो अधिकतर स्टूडेंट्स को पता है कि अगर आपका एक गेट में अच्छा स्कोर आता है तो आपको मास्टर डिग्री मतलब एमटेक के लिए एडमिशन मिल जाता है इन आइदर INITs और IITs डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर। अब वो स्कोर क्या होना चाहिए, तो अगर मैं यहां पर मार्क्स की बात करता हूं तो देखिए NITs में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अराउंड 50+ मार्क्स भी अगर है तो आपका इजीली NITs में एडमिशन हो जाता है। बट अगर आप नए IITs की बात करते हो तो नए IITs के लिए 50 से 55 मार्क्स या इवन 60 मार्क्स तक नए IITs आपको मिल सकते हैं। अगर आप पुराने 7 जो IITs है, मतलब मद्रास, दिल्ली, पवई या फिर आप खड़गपुर या कानपुर या रुड़की की बात कर रहे हैं, इवन गुवाहाटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो मार्क्स लाने होते हैं वो 60+ मार्क्स स्कोर करने होते हैं। मार्क्स के बारे में भी हम लोग यहां पर बात करते चलते हैं। इसी के अलावा डुअल डिग्रीज में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, मतलब कंबाइंड
एमटेक और पीएचडी अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी यहाँ से लाइन खुल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स ही करना चाहते हो या आगे पढ़ाई करना चाहते हो सिर्फ तभी आपको गेट एग्जाम देना है, और भी फायदे हैं। तो यहाँ पर इसी के अलावा डायरेक्ट आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो एज अ साइंटिस्ट पोस्ट, और रिसर्च फील्ड में कुछ यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि आपको डायरेक्टली हायर करती है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड, जिसमें नाम आ जाता है डीआरडीओ का, इसरो, बार्क, यहां पर बीआईएस भी काउंट कर सकते हो, या फिर अगर आप सिविल इंजीनियर्स है तो सीआरआरआई, दैट इज सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, को भी आप यहां पर काउंट कर सकते हो। इसी के अलावा कुछ पीएसयूज भी डायरेक्टली रिक्रूट करती है, बल्कि कुछ नहीं, आज मेजॉरिटी ऑफ पीएसयूज डायरेक्टली गेट स्कोर के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू कॉल करती हैं, और उनमें आप यहां पर 30+ पीएसयूज को काउंट कर सकते हो। अगर मैं सिविल इंजीनियर्स के लिए बात करता हूं तो यहां पर आप एनबीसीसी का नाम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। खैर, अभी पीएसयूज के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। इनकी सैलरी अगर मैं बात करता हूं तो वो स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 65,000 होती है पर मंथ, और वो ऑफ कोर्स बढ़ते बढ़ते 2.5 to 3 लाख भी जा सकती है, बट ऑफ कोर्स वो टाइम के साथ बढ़ती है। इसी के अलावा एक और यहाँ पर मेजर बेनिफिट है कि भी अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्टली मास्टर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी एडमिशन देती हैं। सिंगापुर और जर्मनी दो ऐसी कंट्रीज है जिनकी यूनिवर्सिटीज आपको डायरेक्ट एडमिशन देती है, और वो भी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज नहीं है। अगर मैं सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं तो वर्ल्ड रैंकिंग 12th and 13th, मैं वर्ल्ड रैंक की बात कर रहा हूं ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। जबकि वर्ल्ड रैंकिंग में अगर हम बात करते हैं अपने इंडिया में, तो इंडिया में आईआईटीज टॉप 100 में भी नहीं मिल पाते। तो 12th और 13th रैंक वाली सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज आपको डायरेक्ट एडमिशन देती है, और ऑफ कोर्स उसके बाद का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ही ब्राइट होता है। इसी के अलावा कुछ हमारे एमबीए की भी इंस्टीट्यूट्स है जिनमें आपने बिल्कुल नाम सुना होगा। आईआईएम्स में अराउंड 15% कोटा होता है फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका एक वैलिड अच्छा गेट स्कोर कार्ड है। इसी के अलावा आईआईएम्स के अलावा निकमार डायरेक्ट एडमिशन देती है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड। नीति मुंबई डायरेक्ट एडमिशन देती है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड। मतलब अगर आप एमबीए भी करना चाहते हो तो एमबीए के लिए भी गेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसी के अलावा कुछ यहां पर आपको इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के तौर पे भी देखने को मिल जाएगा। कुछ अलग अलग स्टेट्स है जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की जब वैकेंसी निकलती है तो उन वैकेंसीज में इसेंशियल रिक्वायरमेंट के तौर पे गेट कम से कम क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है। और ये अभी तो फिलहाल कुछ ही स्टेट्स में आया है, लेकिन इन फ्यूचर चांसेस है कि और भी बाकी सभी स्टेट्स भी गेट को एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट मान ले। जिस तरह से आप 60% अपने बीई के स्कोर को देखते हो आज इसेंशियल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल आगे चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ स्टेट्स है जिन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर वाली पोस्ट के लिए भी गेट स्कोर कार्ड एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट कर दिया है। मे बी फ्यूचर में और भी स्टेट्स इसको बिल्कुल लागू कर लेंगे। इसी के अलावा कुछ ऑफकोर्स प्राइवेट कंपनीज भी है जो बहुत अच्छी प्राइवेट कंपनीज है, वो भी गेट स्कोर कार्ड को इंपॉर्टेंस देती है और उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी करती है। जिनमें अगर आप नाम सुनना चाहें तो टाटा ग्रुप है, एल&टी है, जो आपके गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, सभी अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली पढ़ रहे हो, तो वह आपको एक इंजीनियर होने की फीलिंग भी दिलवा देता है। क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि अधिकतर जो आज इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंजीनियरिंग होने की फील ही नहीं आती, किसी को बताने में भी शर्म आती है। तो एटलीस्ट वो शर्म तो यहां से दूर हो ही जाएगी। तो खैर बहुत सारे रीजंस है अभी फिलहाल मेरे पास तो कि गेट की एग्जाम क्यों करना चाहिए यहां पर प्रिपरेशन, बट आपका रीजन इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनमें से कोई रीजन शायद समझ में ना आए। बहुत बेसिक अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके मोटिवेशन में 4 बातें हो सकती है। पहला जो मोटिवेशन आपके लिए हो सकता है, आपका प्रेस्टीज, आपकी रिस्पेक्ट, एक खुशी जो आपको लाइफ में चाहिए। वो खुशी जो आप अपने पेरेंट्स की आंखों में देख सकते हो जब उनको आपके ऊपर प्राउड हो। वो प्रेस्टीज जब आपको सोसाइटी देखेगी एक बड़ी पोस्ट पे एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। वो रिस्पेक्ट जो आपके दोस्त लोग आपको देंगे जब आप आईआईटी से पास आउट हो रहे होंगे।
तो ये पहला रीजन हो सकता है कि क्यों आपको गेट की तैयारी करनी है। हो सकता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हो अपने दोस्तों के बीच में, अपने कुछ खास मित्रों के बीच में। इसी के अलावा दूसरा एक और रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है सभी का यही रीजन हो, और दूसरा रीजन है मनी, रुपया। ऑफ कोर्स हम सभी अगर तैयारी कर रहे हैं, हम सभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए, रुपये के लिए। अब रुपये का डिफरेंस कितना आ सकता है अगर आप सच में गेट अच्छे से क्लियर कर कर एक जॉब ज्वाइन करते हो तो, या फिर अगर आप गेट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, डायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज ज्वाइन कर लेते हो तो। थोड़ा सा डिफरेंस मैं समझाना चाहूंगा। सिर्फ 10 सालों का डिफरेंस लेता हूं मैं उस स्टूडेंट के लिए जिसके कंपैरिजन में एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि शायद 2 साल का ड्रॉप भी ले लेता है और फाइनली एक पीएसयू में पहुंच जाता है। मैं ये मान सकता हूं, बिल्कुल मैं ये मान सकता हूं कि शायद सर पीएसयू में पहुंचना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सर हमने तो आज तक यही सुना है कि गेट एग्जाम के थ्रू पीएसयू में पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। बात सच है, गलत नहीं है, लेकिन मैं ये भी मान लेता हूं कि चलो 2 साल आपको ज्यादा लग जाते हैं पास होने के बाद भी, वर्स्ट कंडीशन में। वैसे तो इतना लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप पीएसयूज पा सकते हो। बट चलिए, अगर मैं मान लेता हूं 10 सालों का कैलकुलेशन, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि डायरेक्टली जो प्लेसमेंट मिला उसको वो प्लेसमेंट लेकर प्राइवेट कंपनी में जॉब पे चला गया, क्या होगी स्टार्टिंग सैलरी? अगर एक जस्ट बी पास आउट प्राइवेट कंपनीज में ज्वाइन करता है, अराउंड सैलरी होती है इन हैंड 20,000। चलो बढ़ेगी धीरे धीरे सर, बढ़ते बढ़ते भी अगर मैं 10 सालों का भी एवरेज निकाल लेता हूं तो उसकी मंथली जो सैलरी होगी वो कितनी होगी? 40,000 पर मंथ, एवरेज सैलरी फॉर 10 ईयर्स एवरेज। क्योंकि ऑफकोर्स शुरू करेगा वो 20 से, पहुंचेगा मे भी हो सकता है 60-70,000 तक एक साल बाद। अगर 12 महीने की सैलरी है तो ये 1 साल का हो गया और ये 10 सालों का हो गया। मतलब टोटल अगर यहां पर मैं बात कर लेता हूं तो कितने लाख रुपए वो अर्न कर लेगा 10 सालों में, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी में पहुंच गया है क्योंकि उसका कैंपस प्लेसमेंट हो गया, या फिर उसने अलग से ऑफ कैंपस में ट्राई करा और प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लिया। बजाय उसके एक ऐसा स्टूडेंट जो कि पूरे 10 साल की जॉब नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसने 2 साल कहां लगा दिए? अपनी तैयारी में लगा दिए। तो 2 साल बाद वो ज्वाइन करा और सिर्फ अब 10 सालों में से सिर्फ 8 साल ही उसने जॉब करी है। बट अगर मैं पीएसयूज में बात करता हूं सैलरी की, तो स्टार्टिंग सैलरी भी जो होने वाली है वो अराउंड 60 से 65,000 इन हैंड होने वाली है। मैं मान लेता हूं कि चलो यार एवरेज अगर मैं बात करता हूं 8 सालों की, ऑफकोर्स ग्रोथ यहां पर भी है, और अगर एवरेज सैलरी भी मैं यहां पर मान लेता हूं दैट इज अराउंड 80,000, मैं 60,000 नहीं ले रहा हूं एवरेज सैलरी, क्योंकि ऑफकोर्स ग्रोथ होते होते शायद वो 8 सालों में 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका होगा सैलरी में। बट 12 महीनों के हिसाब से भी अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं तो दैट इज अराउंड 75 लाख। अब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा तो अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी सिर्फ 10 साल हुए हैं, लेकिन अगर आप पूरे अपने कैरियर की ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये जो डिफरेंस है, और भी बहुत सारे, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इन हैंड सैलरी की बात करी है, यहाँ पर बहुत सारे खर्चे भी आपको गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए कम करने पड़ते हैं जो कि आपकी सेविंग्स को बढ़ाते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी यहाँ पर सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती है आपकी सेविंग्स कितनी होंगी। और अगर आप यहाँ पर पूरे 35 ईयर्स की कैलकुलेशंस करते हैं तो ये डिफरेंस आता है अराउंड 4 to 5 करोड़, जो कि ये मैं आपको आज का प्रेजेंट डिफरेंस बता रहा हूं। कैलकुलेशंस करना चाहो तो आप आराम से बैठ के कर सकते हो, इंजीनियर्स हो इतनी कैलकुलेशन बिल्कुल आपको भी आती है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि सर अगर 4-5 करोड़ का डिफरेंस आने वाला है प्राइवेट और ये गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए, तो सर क्या मैं 4-5 करोड़ के डिफरेंस को, जो लॉस है, उसको जाने दे सकता हूं? बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आपको रोकेंगे इधर से इधर जाने के लिए, जो कि आपको पुश करेंगे, पुल करेंगे अपनी तरफ इधर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्ट जॉब के लिए। आपको खुद को रोकना है इस लॉस से बचने के लिए। तो एक रीजन हो सकता है मनी। और दूसरी एक और बात आप भी जानते हो, जब अभी ये कोरोना आया तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज थी जिन्होंने एम्प्लॉयज को हटा दिया था डायरेक्टली। तो ऐसी जो विकट स्थिति होती है उससे भी खुद को बचाना है, तो उसके लिए भी यहां पर इंपॉर्टेंस है बिल्कुल कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसी मुसीबत आपके ऊपर आएगी।
बट हाँ, अगर आप सिर्फ बीई कर कर डायरेक्ट जॉब में जाते हो तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको जब भी मौका पड़ेगा आपको जॉब से बाहर निकाल दिया जाए, एक बहुत अच्छी सैलरी ना दी जाए। तो बिल्कुल ये स्टेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। और जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं कि गेट के थ्रू आप डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हो, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब का क्रेज, गवर्नमेंट जॉब के रिस्पेक्ट हमारी सोसाइटी में शायद मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है एज कंपेयर टू द प्राइवेट जॉब्स। तो रीजन आपके दिमाग में इनमें से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप अपने परिवार को खुशी देना चाहो, हो सकता है आप अपने दोस्तों के बीच में रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहे खुद की, हो सकता है आप सिर्फ रुपया कमाने के लिए गेट की एग्जाम की तैयारी करें। कोई ना कोई एक रीजन आपके पास जरूर होगा, बस वो रीजन को ही अपना मोटिवेशन बनाना है। और अगर आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आ रहा है तभी आप किसी एग्जाम के लिए सच में जी जान से तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज ये भी बात आप मेरे से पहले ही सुन लो कि गेट के थ्रू पीएसयू तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो खुद से अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, वो डिपेंडेंट है दूसरों के वीडियोस पर, दूसरों की बातों पर कि भाई हाँ मेरे को पढ़ाई क्यों करनी है, हाँ मेरे को तैयारी क्यों करनी है। अगर इसका रीजन आपके अंदर से खुद से नहीं आ पाता तो शायद आप पीएसयूज तक नहीं पहुंच पाओगे, शायद आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से मास्टर्स की डिग्री नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आपको फॉरेन की यूनिवर्सिटी से कॉल ना आ पाए और उसके रीजंस होंगे कहीं ना कहीं जो आपका सेल्फ मोटिवेशन है वो कम था। लेकिन चलिए, अगर आप मोटिवेटेड है, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जिसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। वो बातों के बारे में बिल्कुल हम लोग बात करेंगे, बट पहले चलिए समझते हैं यहां पर कि गेट एग्जाम का पैटर्न क्या बोलता है। गेट एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल सा है। पिछले इतने सारे साल हो गए हैं, पैटर्न ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं आया, पैटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो गेट का एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, 65 क्वेश्चंस आते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है। जो 100 नंबर का पेपर है उसमें अराउंड 72 मार्क्स आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से में से आते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट्स मतलब वही सब्जेक्ट्स जो कि आप अपने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ते हो। और अराउंड 15 मार्क्स का वेटेज होता है आपके जनरल एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी का। 13 मार्क्स का वेटेज होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि आपने अपनी इंजीनियरिंग के शुरुआत के सालों में ही पढ़ा होता है। लेकिन इन सब के अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं गेट में, उसमें से अराउंड 80% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, मतलब फॉर्मूले। इसीलिए गेट की एग्जाम में जब आप अपीयर होते हो तो साथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है। 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस करने मतलब तकरीबन एक क्वेश्चन के लिए 2.5 से 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस का लेवल होता है कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, लॉजिकल वाइज थोड़ा सा ज्यादा होता है। एंड ऑफ कोर्स जो यहां पर अगर मैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं, 3 तरह के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं, दैट आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। मतलब 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, हो सकता है कि 4 में से 2 या उससे ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो, और हो सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस मिले। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एमएसक्यू और एनएटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्वेश्चंस 1 नंबर के भी हो सकते हैं, 2 नंबर के भी हो सकते हैं। लेकिन जो एमसीक्यू है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ऑफ 1/3 मार्क्स। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो -0.33 हो जाएगा अगर आपने गलत अटेम्प्ट करा तो इसका मतलब कि यहां पर आपको जो क्वेश्चंस है वो बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करने होते हैं। वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं सिर्फ वही टिक करने हैं, जो नहीं आते उनको स्किप कर देना भी इंपॉर्टेंट होता है। और यही एक माइंड सेट, अपने खुद के दिल और दिमाग को कंट्रोल करने का गेम होता है। वो 3 घंटे जो एग्जाम के 3 घंटे होते हैं। तो खैर इसी रीजन के कारण अधिकतर स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, और उसका मेन रीजन होता है ये नेगेटिव मार्किंग। स्टूडेंट ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने ईगो पर सब्जेक्ट को लेते हुए क्वेश्चंस पर जबरदस्ती टिक कर देता है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके 40-50 मार्क्स भी आ सकते थे वो शायद कट ऑफ भी पार नहीं कर पाते।
खैर, अगर मैं यहां पर इसी एग्जाम के कट ऑफ की बात करता हूं तो चलिए कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के टोटल सिलेबस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स का, जिनमें सबसे बेसिक सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना होगा वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हो आप इंजीनियरिंग में, अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर मैं इसके वेटेज की बात करता हूं तो दोनों का कंबाइंड वेटेज 7 to 8 मार्क्स होता है आपकी एग्जाम में। इसी के अलावा अगर मैं आरसीसी स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो आरसीसी का जो वेटेज रहता है वो 5 to 6 मार्क्स रहता है। स्टील स्ट्रक्चर के वेटेज की बात करता हूं तो वो होता है 4 to 5 मार्क्स, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो 3 से 5 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मतलब जिसमें हम लोग पानी के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, पानी की क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो उनमें आ जाता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मेजर सब्जेक्ट है जिसका वेटेज रहता है 10 से 11 नंबर का आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसका वेटेज रहता है अराउंड 5 to 6 मार्क्स। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन दोनों कंबाइन काउंट करते हैं तो 5 to 6 मार्क्स का वेटेज इसका भी रहता है। इसी के अलावा अराउंड 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी का होता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स के आसपास की आती है। और इसी के अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मिस हुआ है, एंड दैट इज योर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स मेजर सब्जेक्ट, दैट इज ऑफ 14 to 15 मार्क्स वेटेज रखता है। इसी के अलावा नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स में बात कर लेता हूं तो नॉन स्ट्रक्चरल में, खैर ये जियो टेक्निकल नॉन स्ट्रक्चरल में काउंट होना था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वेटेज 9 से 10 नंबर का, सर्वेइंग का वेटेज 5 to 6 मार्क्स का, बिल्डिंग मटेरियल 1 से 2 नंबर, और सीपीएम पर भी 1 से 2 नंबर का वेटेज रखता है। तो खैर यहां पर अगर मैं बात करता हूं टोटल इतने सारे सब्जेक्ट्स है, और जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण अधिकतर स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, उसका रीजन सामने दिख रहा है। क्या रीजन है कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स। हम जब इंजीनियरिंग करते हैं अधिकतर स्टूडेंट्स की आदत ये बन जाती है कि कल पेपर है तो आज रात को बैठकर अच्छे से अपने जो भी गाइड आती है उसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे और पूरा अपने दिमाग के अंदर भरा हुआ अगले दिन जाकर उगल देंगे। मतलब एक रात में एक सब्जेक्ट लास्ट टाइम पर पढ़ने की आदत पड़ जाती है स्टूडेंट को अपने 3 सालों की इंजीनियरिंग में। फाइनल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फाइनल ईयर में तो अधिकतर स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, लेकिन वही जो आदत है कि लास्ट टाइम पे पढ़ना है, इतने सब्जेक्ट्स लास्ट टाइम पे कैसे पढ़ पाओगे। चलो सर पढ़ना शुरू भी कर दिया तो हो सकता है कि इधर से शुरू करा और इधर तक पहुंचे तब तक शायद पिछला वाला सब्जेक्ट भूल चुके होंगे। तो मतलब बार बार जो रिवाइज करने वाली बात है वही सबसे ज्यादा दिक्कत करती है, प्लस इसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी दिक्कत करती है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण अधिकतर स्टूडेंट्स गेट एग्जाम क्लियर भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाता, और तीसरी बात नेगेटिव मार्किंग। तो 3 रीजंस मैंने दे दिए जिसके कारण एग्जाम क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन अगर सच में कोई स्टूडेंट स्मार्टली एग्जाम क्लियर करना चाहे तो बहुत आसान है, एटलीस्ट कट ऑफ मार्क्स। क्योंकि अगर मैं कट ऑफ मार्क्स की बात करता हूं तो कट ऑफ मार्क्स अराउंड 30 मार्क्स होता है फॉर जनरल कैटेगरी। अब 30 नंबर लाना कितना आसान है वो जरा आप यहां पर समझे कि अगर आपने सिर्फ ये नॉन टेक्निकल पार्ट को ही कवर कर लिया तो अराउंड 28 मार्क्स इसी के आ जाते हैं। कोई भी एक मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, 15 मार्क्स। मतलब अराउंड आपने अगर 43 से 45 मार्क्स की प्रिपरेशन भी कर ली सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़कर, मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करना चाहता है तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट तो पढ़ ही सकता है। 3 सब्जेक्ट भी पढ़ लेता तो अराउंड इजीली 30 मार्क्स तो आ ही जाते। मतलब हर वो स्टूडेंट जो कि गेट के बारे में थोड़ा भी सोचता है तो एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकता है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि एक बड़े से ट्रैप में फंसकर रह जाता है स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना चाहता है, मेरे लिए उसको सिर्फ एक सजेशन है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो, इतने बड़े सिलेबस को मत देखो, सिर्फ 3 सब्जेक्ट को भी प्रॉपर्ली अगर आपने देख लिया तो भी आप आराम से कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे।
और अगर सिर्फ कट ऑफ भी क्लियर करते हो तो आप उन 17% स्टूडेंट्स में आ जाते हो जो कि गेट क्वालिफाई कर पाते हैं। ये एक्चुअली डाटा है कि अगर आप पिछले सालों का डाटा देखते हो तो आउट ऑफ 100 सिर्फ 17 स्टूडेंट्स ही गेट कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं, और कट ऑफ मतलब कितना, सिर्फ 30 नंबर। अच्छा, एक और बात यहां पर चलिए आपको समझाने के लिए एक और बात कर लेते हैं। अब एक और बात क्या है, एक और बात यह है कि अगर मैं गेट सिविल इंजीनियरिंग की ही बात कर लेता हूं तो पिछले साल 1,15,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे गेट की एग्जाम में। आउट ऑफ दैट 17.2% ही क्वालिफाई कर पाए। जो कट ऑफ था वो 30 मार्क्स था। इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि सिर्फ ये 17% ही स्टूडेंट थे जो थोड़ा बहुत भी गेट सच में क्लियर करना चाहते थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट ने पूरे साल भर तैयारी करी थी या अपने दिमाग और दिल को प्रॉपरली वो मैनेज कर पाया था एग्जाम टाइम पर, लेकिन ये सिर्फ 17% मतलब अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स ही थे जो सच में थोड़ा बहुत भी गेट क्लियर करना चाहते थे। सीरियसली अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूं तो सीरियसली पढ़ने वाला स्टूडेंट एटलीस्ट 2 में से 1 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेगा सही। मतलब सीरियसली पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसने सीरियसली तैयारी करी है तो 50+ मार्क्स इजीली लेकर आ सकता है, मतलब अराउंड 5,000 रैंक इजीली ला सकता है। इसका मतलब कि आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑल ओवर द कंट्री सिर्फ ये 5,000 स्टूडेंट ही तो है जो आपकी ब्रांच से सीरियसली गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 5,000 स्टूडेंट्स, और उन्हीं के साथ तो आपका कंपटीशन है। अब बात यह आ जाती है कि अगर इन 5,000 में से भी अगर आप फाइट करें और अंडर 1,000 भी आ जाते हैं तो आपको इजीली कोई भी पुराने IITs में एमटेक का एडमिशन मिल जाता है। और अगर इन 1,000 में से भी अगर आप 200 के आसपास रैंक ले आते हो, 200 से 300 मार्क रैंक की बात कर रहा हूं, तो आपको PSU से इंटरव्यू का कॉल भी आ जाता है। अब लेकिन दिक्कत यह है कि अधिकतर स्टूडेंट्स इस फिगर को देखकर डर जाते हैं, और आपको शायद यह भी पता है कि इस फिगर में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको गेट का फुल फॉर्म भी नहीं पता, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको गेट का सिलेबस भी नहीं पता। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सच में गेट कट ऑफ क्लियर करेंगे? और दुर्भाग्य ये है कि अधिकतर स्टूडेंट्स के आसपास ये वाले स्टूडेंट्स ज्यादा हैं जो गेट का फॉर्म तो भरते हैं लेकिन कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते, मतलब सिर्फ 30 नंबर भी नहीं ला पाते। और उन्हीं स्टूडेंट्स को देख देख कर हम भी कई बार डिमोटिवेट होते हैं कि यार अगर मेरे सीनियर्स में इतने सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी करी और कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, ये जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है आपके आसपास का, वही आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव करता है, डिमोटिवेट करता है। और उन्हीं सभी लोगों से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों के पास रहना है जो कि आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे। सिर्फ 4 महीने का टाइम था, ESE के एग्जाम में इंटरव्यू अटेम्प्ट करा, वो भी तब जब आधे मन से तैयारी करी थी। ये मैं खुद की स्टोरी बता रहा हूं, जब आधे मन से तैयारी करी थी, गवर्नमेंट जॉब तो करनी ही नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, जॉब ही नहीं करनी थी। तो अगर 4 महीने मैं कर सकता हूं तो क्या आप 1 साल में नहीं कर सकते? खुद से सवाल पूछना। चलो सर 1 साल में नहीं कर सकते, आपका कैलिबर ज्यादा, हमारा कैलिबर कम, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो इसलिए बोल रहा हूं मैं, बट ऐसा है नहीं। भगवान ने सबको बराबर 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 अकल ही दी थी, लेकिन वो एक अलग बात है कि हमारा एटीट्यूड क्या बोलता है खुद के बारे में, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आप वही बनोगे अपनी लाइफ में जो आप खुद सोचते हो खुद के बारे में। अगर आप सोचते हो कि यार मेरे को 20,000 की भी जॉब मिल जाए तो शायद आपको 20,000 की ही जॉब मिलेगी, लेकिन अगर आप सोचते हो कि यार मैं 1 लाख रुपए महीने कमाऊं तो आप 1 लाख रुपए महीने भी जॉब में ले सकते हो। लेकिन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड का। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा तो ऑफ कोर्स ऑप्शंस आर मैनी, क्योंकि गेट एकमात्र बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इवन गेट बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये भी सच्चाई है, लेकिन हां गेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बिकॉज अगर आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुके हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये बात तो आप तय मान लो कि आप कोई बहुत बड़े म्यूजिशियन नहीं बनने वाले हो, आप कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं बनने वाले हो, आप फुटबॉल में बहुत बड़ा नाम नहीं करने वाले हो। और वहां पर वैसे भी वैकेंसीज, ऐसे लोग जो बहुत बड़ा नाम बना पाते वो तो बहुत गिने चुने हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं पढ़ाई के बेसिस पे कितने लोगों ने अपना अच्छा कैरियर बना लिया, वैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ज्यादा है।
तो जहां चांसेस ज्यादा है आप वहां हो, और जहां चांसेस बहुत कम है कि लाखों लोग गाना गाते उसमें से सिर्फ 5 या 10 लोग ही बहुत ज्यादा पॉपुलर और फेमस हो पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं, अगर आप उधर अपना कैरियर बनाना का सोच सकते थे तो यहां पर शायद, जहां पर हर साल लाखों लोगों का कैरियर बनता है, वहां तो बल्कि शायद काम और आसान है ना। तो शायद आप आसान तरीके की तरफ जा रहे हो, इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव होकर मुश्किल अपने दिमाग में मत बनाना ऐसे लोगों को सुनकर जो कि सिर्फ फॉर्म भर देते हैं और 30 नंबर भी नहीं ला पाते हैं, और दुर्भाग्य यही है, आपके आसपास में अधिकतर लोग यही है। खैर चलिए, अभी आई होप शायद आपको बात समझ में आई होगी, लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर अगर चलिए मान लेता हूं मैं आपकी बात सुनकर गेट की एग्जाम की तैयारी करना ही है, तो कैसे करें। तो आपको यहां पर 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना है। 5, पहली बात, कंसेप्ट और थ्योरी जो भी क्लास आप अटेंड कर रहे हो उसको प्रॉपरली कवर करना है अपने खुद के हैंड रिटन नोट से, बजाय पीडीएफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज यूट्यूब पे जब क्लास देते हैं हम लोग, तो स्टूडेंट्स बोलते सर इस क्लास का पीडीएफ दे दो। ठीक है भैया, चलो पीडीएफ दे दी, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर गए, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टेलीग्राम ग्रुप बढ़ गए। लेकिन सवाल यह आ जाता है कि आपने 20 साल तो कैसे पढ़ा है, हार्ड कॉपी में, बुक्स से, कॉपी से, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, हाँ या ना। पिछले 20 सालों में तो यही किया है। हाँ सर, लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, उस कारण से जरूर हम लोग ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन यार सवाल ये आ जाता है जब 20 सालों से आप अपने बुक से पढ़े हो, हैंड रिटन नोट से पढ़े हो, तो अब एकदम से पीडीएफ से पढ़ना शायद आपकी बॉडी एकदम से अडेप्ट ना करे, ये सच्चाई है। अदरवाइज आप खुद का नुकसान करोगे, 1 साल बाद वापस आओगे, सर पढ़ा सब कुछ था लेकिन याद नहीं रहा। याद इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं कर पाए थे, पीडीएफ से पढ़ते थे इसीलिए। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी आप कंसेप्ट्स और थ्योरी पढ़ रहे हो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, एक मोस्ट डिटेल और दूसरा शॉर्ट नोट्स। इसी के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वहां पर चेक करने हैं कि भाई कौन से टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, वो आपको यहां से पता चल पाता है। और थर्ड नंबर पे आता है जब आपने अपनी क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस कर लिए, क्लास में कराए हुए कंसेप्ट और थ्योरी पढ़ ली प्रॉपर्ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर्ली देख लिया, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो थर्ड नंबर पे आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बहुत सारे सोर्सेस है जहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट क्वेश्चंस आप ढूंढे और उनकी प्रैक्टिस करें। फोर्थ नंबर पे आता है जब ये सब कुछ कर लिया है तो साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना है। तो ऑफ कोर्स रिवीजन कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे डिटेल में। और लास्ट नंबर पे आता है जब ये सब कुछ हो ही चुका है तो ऑफ कोर्स रिहर्सल भी करना है अपनी एग्जाम का। मॉक टेस्ट कैसे दे, क्यों दे, रीजंस मैं ऑफ कोर्स एक अलग वीडियो में भी बना चुका हूं और इस सेशन में हम लोग लास्ट में भी बात करेंगे इसके। चलिए खैर, अब बात ये आ जाती है कि सर अगर ये सब कुछ करना ही है तो कितना टाइम देना है। तो 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कि कॉलेज जा रहे हैं, अभी फिलहाल 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में, फाइनल ईयर में है, या ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी ड्रॉप ले रहे हैं या ले चुके हैं। तो दोनों के पास ऑफ कोर्स टाइम अलग अलग है। ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स उनका भी करीब करीब 7 से 8 घंटे दिन के कहीं और इन्वॉल्व है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी कॉलेज जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनको दिन में 4 घंटे का टाइम देना है। 4 घंटे, 300 दिन अगर आप टाइम देते हो, 300 दिन का मतलब अराउंड 10 महीने का टाइम। 10 महीने का टाइम देते हो, 1200 घंटे की आपकी पढ़ाई। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स ये उस लेवल की नहीं हो पाएगी जिस लेवल पर ये स्टूडेंट कर रहा है। आपको करीब 8 महीने सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने होंगे। 8 महीने में भी डेली जो 4 घंटे उसमें से 3 घंटे नए सब्जेक्ट को पढ़ना है और 1 घंटे अपना सिर्फ रिवीजन करना है उन सब्जेक्ट्स का जो कि ऑलरेडी आप कवर अप कर चुके हो। बचे हुए लास्ट के जो 2 महीने हैं उसमें से 1 महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना है उन सभी क्वेश्चंस की जो कि आप अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। और लास्ट का 1 महीना रिवीजन और मॉक टेस्ट, रिवीजन और मॉक टेस्ट, रिवीजन और मॉक टेस्ट। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो अपना जो नंबर ऑफ आवर्स है वो 6 आवर्स तक आप बढ़ा सकते हो। डेली बहुत ज्यादा आवर्स नहीं पढ़ सकते। कई स्टूडेंट्स यहां पर बोलेंगे सर मैं 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ सकता हूं, लेकिन सवाल यहां पर 1 या 2 दिन या 15 दिन का नहीं है, सवाल यहां पर आ रहा है पूरे 10 महीनों का।
मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 महीनों का ही प्लान लिखा है। इसी प्लान को आप बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ आवर्स कम कर सकते हो अगर आप अभी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। लेकिन अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा 23 के स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए उन्हीं के हिसाब से प्लान यहाँ पर बनाया है। 24 के स्टूडेंट्स के हिसाब से अभी प्लान नहीं बनाया, लेकिन हाँ, आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पर से आवर्स कम कर दे, थोड़ा सा आराम से आप ज्यादा डिटेल में, ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर मैं ड्रॉपर स्टूडेंट की बात करता हूं, 6 घंटे वो 300 दिन पढ़ता है, 1800 घंटे का टाइम मिल जाता है उसके पास। 600 आवर्स का एडवांटेज है एक ड्रॉपर स्टूडेंट के पास। लेकिन अगर ऐसा स्टूडेंट जो कि अपने सेकेंड ईयर के एंड में ही स्टार्ट कर देता है प्रिपरेशन और इजीली सिर्फ 3 घंटे भी पर डे पढ़ता है, उसके पास अभी फिलहाल बाकी है अराउंड 800 डेज, गलत हो जाता है यहां पर, उसके पास अभी बाकी है अराउंड 700 डेज, मतलब वो पढ़ सकता है अराउंड 2100 आवर्स। सीधे सीधे 300 घंटे का और डिफरेंस आ जाता है अलोंग विद मोर टाइम। सो ऑफ कोर्स ऐसे स्टूडेंट जो अभी सेकेंड ईयर में हैं, उनके पास और ज्यादा बड़ा बेनिफिट है। खैर, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। अब बात आ जाती है कि सर 90 प्लस मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो क्या स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट है एटीट्यूड, डिफरेंट है लॉजिकल एबिलिटी। अगर मान ले आप इतना पूरा प्रॉपरली नहीं भी कर पाते तो भी आप कितना कर पाओगे, सवाल यह आता है। देखिए, अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर अप कर लिए हैं प्रॉपरली, पूरा सिलेबस अटेंड किया है, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस करी है, थोड़े बहुत आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, लेकिन सब्जेक्ट पूरे कवर किए हैं, तो आप 60 to 75 प्लस मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगर आप 75 के ऊपर जाना चाहते हो तो ये जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी प्रैक्टिस में या फिर मॉक टेस्ट में, वो भी आपको पूरी करनी होगी अगर आप 75 प्लस का टारगेट रखते हो। मतलब अगर आप पीएसयूज का टारगेट रख रहे हो तो भैया कोई भी कमी आपको नहीं रखनी है, ना ही आपकी प्रैक्टिस में और ना ही आपको मॉक टेस्ट में कमी छोड़नी है। सारे सब्जेक्ट तो कवर करने ही करने हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 75 और ये 90 प्लस वाले में क्या डिफरेंस है, तो भैया ये बात को ध्यान रखना है, जितना इसको आता है इतना ही इसको भी आता है। डिफरेंस बहुत ज्यादा इनकी नॉलेज में नहीं है, डिफरेंस है इनकी लॉजिकल एबिलिटी में, डिफरेंस है इनकी एटीट्यूड में। एक स्टूडेंट है जो कि कंसेप्ट पता है लेकिन इजीली उसको कोई दूसरी वे में भी अप्लाई कर पाता है, 95 प्लस ले आ सकता है। लेकिन अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको सारे कंसेप्ट पता है लेकिन वो वही वाले क्वेश्चंस कर पाता है जो उसने करे हैं या उसके जैसे ही क्वेश्चंस कर पाता है, वो इस कैटेगरी में आता है। तो डिफरेंस इन दोनों के नॉलेज में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, डिफरेंस होता है इनके एटीट्यूड और इनके लॉजिकल एबिलिटी में। खैर चलिए, ये तो समझ में आता है कि क्या करना है और आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी एक अच्छे स्कोर के साथ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर ऑफ कोर्स ये जो जर्नी है ये छोटी सी जर्नी नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको बोला 300 दिन की जर्नी है। लेकिन ये तय बात है कि अगर आपने 300 दिन प्रॉपरली अपनी तैयारी को दिए तो शायद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी फॉर द रेस्ट ऑफ 35 to 40 ईयर्स ऑफ योर कैरियर। बिकॉज ये लास्ट एग्जाम हो सकती है आपके कैरियर की और आप डायरेक्टली एक जॉब, एक बहुत स्टेबल जॉब पा सकते हो। तो ऑफ कोर्स जर्नी थोड़ी लंबी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। लेकिन ये जर्नी में जो 3 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे मैंने आपको बोले, ये डेली देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन तो आप 12 घंटे भी पढ़ लेते हो और उसके आगे के 3 दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, ये सही तरीका नहीं होगा। इसीलिए चाहे धीरे धीरे चले, जरूरी नहीं है आप दिन में 10 घंटे पढ़े, दिन में 4 घंटे ही पढ़े काफी है, 4 घंटे भी पढ़ लेना काफी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डेली पढ़ रहे हो आप। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी समझ में आता है, वो मैंने वैसे भी कंसिडर किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी बाकी है पूरा 1 साल। मैं ये मान के चला हूं कि 2 महीने तो आप छुट्टी लोगे अपनी खुद के लिए, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी आपके लिए बर्डन नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, मजा आते रहना चाहिए। अब मजा कब आएगा? जब बीच में हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी हो आपके पास, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ जा पाए, एंजॉय कर पाए, फैमिली के साथ बैठ पाए, जो भी फंक्शन है आप उनको अटेंड कर पाए, तभी जाकर आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना होगा। इसीलिए
2 महीने मैंने ऑलरेडी आपकी छुट्टी में काट दिए हैं। 300 दिन इसलिए काउंट करे हैं आउट ऑफ 1 ईयर, और अभी करीब करीब पूरा 1 साल बाकी है आपकी तैयारी करने के लिए। तो वो 2 महीने आपकी छुट्टी के लिए मैंने पहले ही अलग से साइड में रखे हुए हैं, एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बर्डन लेना है, लेकिन हाँ, दिन में 4 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे आराम से आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। 75 प्लस मतलब PSU से कॉल। तो जो भी बात यहां पर मैंने बोली, बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कछुए की चाल चलनी है, धीरे धीरे चलना है, लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं है। ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि यार वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। क्योंकि भैया ये अगला 1 साल अगर आपने प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया तो शायद वो जितना अगले 40 साल एंजॉय नहीं करेगा, उससे ज्यादा आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो 40 साल एंजॉय करना है तो 1 साल थोड़ा हो सकता है मेहनत ज्यादा करनी पड़े। ये आपको नहीं बोलना है उस टाइम पर कि यार बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं उतना ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहा। कर आप भी रहे हो, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मैंने आपको दी है, लेकिन शायद रोज एंजॉय नहीं कर पाओगे जितना वो लोग कर रहे हैं। उनको आज रोज एंजॉय करने दो, बाकी के 40 साल आप ज्यादा एंजॉय करोगे, वो लोग उतना नहीं करेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 40 साल एंजॉय करना चाहते हो कि अगले 1 साल एंजॉय करना चाहते हो। बिल्कुल इसका ध्यान रखना है। मजा नहीं आ रहा, बोर लग रहा है, कल पढ़ लूंगा यार, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, नींद आ रही है बहुत ज्यादा, ऐसी बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एटलीस्ट हफ्ते में जो 6 दिन पढ़ने के हैं उसमें कम से कम 4 घंटे तो बिल्कुल देने हैं। खैर, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। खैर, अब बात कर लेते हैं कि सर अगर ये सारी तैयारी करनी ही है तो कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हेल्पफुल आर द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। इससे अच्छा सोर्स कोई नहीं हो सकता। कोई टीचर हो, कोई कोचिंग हो, कोई प्रोफेसर क्यों ना हो, पढ़ तो वो भी कहीं ना कहीं से कहां से रहा है, टेक्स्ट बुक से ही पढ़ रहा है। तो सबसे अच्छा सोर्स हो सकता है टेक्स्ट बुक्स। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक्स है। अब वो मैं खैर यहां पर अभी डिटेल में नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक्स के नाम मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे बिल्कुल मेरे से जुड़ सकते हैं। बट सबसे अच्छा सोर्स टेक्स्ट बुक्स। सेकेंड नंबर पे जो सोर्स आता है दैट आर द NPTEL लेक्चर्स रिकॉर्डेड बाय IIT प्रोफेसर्स। तो ऑफ कोर्स अगर IIT के प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि खुद गेट के एग्जाम का पेपर सेट कर रहे हैं, अगर आप उनसे ही पढ़ सकते हो डायरेक्टली, सेकंड सबसे अच्छा सोर्स मैं काउंट कर सकता हूं। और थर्ड नंबर पे चाहो तो बिल्कुल आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, हमारे पूरी एक टीम के प्रॉपरली अलग अलग सब्जेक्ट्स के इन डेप्थ वीडियोस, इन डेप्थ लेक्चर्स, बिल्कुल आप इनका भी फायदा ले सकते हो। तो जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देखे हैं, जिन्होंने भी मेरे सेशंस अटेंड करे हैं, उनको पता है कि चाहे आपको बिल्कुल भी कुछ ना आता हो, एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर बिल्कुल आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। सारे कंसेप्ट्स आपके दिमाग में विद रिलेशन टू योर डेली लाइफ एकदम फिट हो जाएंगे। भूलना चाहो तो भी शायद भूल ना पाओ। कुछ इस तरह से कंसेप्ट्स आप समझना चाहो तो बिल्कुल आप मेरे वीडियोस, हमारे वीडियोस यहां पर रेफर कर सकते हो। इसी के अलावा कुछ YouTube चैनल्स पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बट एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो लेवल ऑफ कंसेप्ट है, लेवल ऑफ वीडियोस है, लो ना हो। और दूसरी बात, कंप्लीट वीडियोस किसी भी सब्जेक्ट के बहुत रेयरली ही आपको किसी YouTube चैनल पे मिलेंगे। तो वो YouTube चैनल्स जिनमें कुछ सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट हो, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट्स किसी एक ही चैनल पे मिल जाएंगे फ्री में सारे के सारे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, 12 में से कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट किसी चैनल ने फ्री में दिए हो, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उन चैनल्स को आपको ढूंढना पड़ेगा और साथ ही साथ उनके लेवल को भी आप शायद क्रॉस चेक कर पाए, इसकी एबिलिटी आप में अभी ना हो। क्योंकि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको नहीं पता है कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स इसके अलावा लास्ट जो रेफरेंस है वो है क्वेश्चन बैंक। किसी भी कोचिंग, किसी भी अच्छी कोचिंग का जो क्वेश्चन बैंक है, वर्कबुक हो, वो आप लेकर अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ रेफरेंसेस है जिनका बिल्कुल आप यहां पर पालन कर सकते हो, फायदा ले सकते हो। अगर इनमें से किसी के बारे में भी आप डिटेल में जानना चाहो तो बिल्कुल
आप लोगों के पास टेलीग्राम चैनल है, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। मैं आपको बुक्स के नाम बता सकता हूं, मैं आपको एनपीटीईएल के जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर सकता हूं, या अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। खैर चलिए, इसी के बाद आ जाती है बात रिविजन। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पार्ट है तो कंसेप्ट और थ्योरी तो अधिकतर स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, चाहे वो कोई भी कोचिंग क्यों ना ज्वाइन करें, क्योंकि सिलेबस तो अधिकतर जगह पूरा कंप्लीट ही होता है। अगर स्टूडेंट ने क्लास पूरी अटेंड करी है तो सिलेबस उसका भी कंप्लीट हुआ होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है तो इंपॉर्टेंट ज्यादा ये होगा कि जो आपने पढ़ा वो याद रहे। और अगर आप ये फॉरगेटिंग कर्व की बात करते हैं, तो फॉरगेटिंग कर्व आपको बताता है कि जब आपने जस्ट पढ़ा होगा तब शायद आपको 100% याद होगा, 100% समझ आया होगा, लेकिन विद टाइम बिल्कुल जो आपने पढ़ा है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाता है, आपकी मेमोरी से वो वॉश आउट होता जाता है। और ये प्रॉपर्टी है हमारे दिमाग की, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे दिमाग में सभी यादें अगर एकदम ताजा रहेगी तो शायद हमारा दिमाग बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा, स्ट्रेसफुल रहेगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये बुरी भी हो जाती है जब आप पढ़ाई की बात करते हो। तो जो यादें आपकी क्लासरूम की है धीरे 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 वो डिक्लाइन होती जाती है, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज करते जाते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रह पाती है। रिवीजन कैसे करना है, साइक्लिक रिवीजन कैसे करना है, क्या क्या तरीके हैं जो आप रिवीजन में फॉलो कर सकते हो, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर यहां पर पिन करवा दूंगा। बट इसी के बाद एक इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल यहां पर आ जाता है फॉर द प्रिपरेशन, एंड दैट इज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? दैट इज द रिहर्सल। अगर आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करना चाहते हो, पक्की बात है आपको उसके पहले रिहर्सल करना पड़ेगा। अब लेकिन रिहर्सल गेट एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि आप अधिकतर टाइम जो पढ़ते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो अपने मैनुअल पेपर पर सामने बुक रखकर प्रैक्टिस करते हो। लेकिन अगर आप गेट पेपर की बात करते हो तो वहां पर मिलता है एक छोटा सा स्क्रिबल पैड, वहां पर मिलता है क्वेश्चन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और दिक्कत यह है कि अधिकतर बार जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं हार्ड कॉपी, हार्ड बाउंड बुक्स के साथ। तो वो जो एक्चुअल एग्जाम में सिनेरियो होने वाला है, एक क्वाइट रूम, एक चेयर, डिसिप्लिन वे में पढ़ना है, डिसिप्लिन वे में क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो एनवायरनमेंट में अपनी खुद की परफॉर्मेंस चेक करने का ही तरीका है मॉक टेस्ट। और जब आप उस एनवायरनमेंट में बैठकर मॉक टेस्ट देते हो तभी जाकर आपको पता चल पाता है कि आपसे किस तरह की गलतियां होती है। और उन गलतियों के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक शायद आप अपनी गलतियों को सुधार भी नहीं पाओगे। और इसीलिए ये बोला गया है दैट द ग्रेटेस्ट मिस्टेक अ मैन कैन एवर मेक इज टू बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग वन। अगर आप अपनी गलतियां पहचान ही नहीं पा रहे हो, अगर आप गलतियां कर ही नहीं पा रहे हो, तो शायद आपको गलतियों के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरह की गलतियां करते हो। और अगर आपको अपनी गलतियां पता चल जाए और उनको दूर करने का मौका मिल जाए तो वो मौका ही आपको देता है मॉक टेस्ट। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, कि आप अपनी गलतियां पता कर पाए। सभी से गलतियां होती है, क्योंकि 100 मार्क्स तो किसी ने भी स्कोर नहीं करे गेट में, लेकिन अगर आप 70-80 मार्क्स भी ला पा रहे हो तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं गलतियां हैं। अगर आप 30 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गलतियां हैं। वो गलतियां अगर आपको समय रहते पता चल जाए तो शायद आप उनको दूर कर पाते हो, और उनको पता करने का ही तरीका है मॉक टेस्ट। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट के। और मॉक टेस्ट भी कैसे दे, इसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक अलग सेशन बना चुका हूं, जिसका भी अगेन लिंक मैं पिन यहां पर करवा दूंगा। तो खैर, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि भाई गेट एग्जाम क्यों देना है, कैसे देना है, क्या सिलेबस है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपना जो प्लानिंग करनी है पूरे साल भर की वो किस तरह से करनी है। इन सभी प्लानिंग को अगर आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाते हो पूरे साल भर, तो ये पक्के चांसेस है कि आप 90+ मार्क्स स्कोर कर लेंगे। चलिए 90+ नहीं कर पाए, शायद हो सकता है किस्मत खराब हुई, लेकिन 80+ से आपको कोई नहीं रोक पाएगा।
लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि क्या ये जो बातें मैंने अभी इस सेशन में बताई, क्या इसको आप फॉलो कर पाते हो पूरा प्रॉपरली? अधिकतर स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, मुश्किल है, सुनने में आसान लगता है। तो अगर आप इस चैलेंज के लिए तैयार हो, अगर आप अपनी लाइफ को सुधारने के लिए तैयार हो, आप अपने अगले 40 साल के लिए काम करना चाहते हो इस 1 साल की मेहनत के बेसिस पर, तो बिल्कुल आप गेट की तैयारी करें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एमटेक ही करना चाहते हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स का सिलेबस भी जो है वो गेट के सिलेबस के बराबर ही है। अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी करते हो, बहुत सारे ऐसी एग्जाम्स भी है जिनकी तैयारी अपने आप हो जाती है। मास्टर्स ना करना चाहो, पीएचडी ना करना चाहो, गवर्नमेंट जॉब ना करना चाहो, प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, एमएस का ऑप्शन है। प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, एमबीए का ऑप्शन है। खुद का अपना बिजनेस करना चाहते हो, कंसल्टेंसी डालना चाहते हो, एमटेक करना जरूरी है। बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, एमबीए करना जरूरी है। और सभी के रास्ते कहां से है? सभी के रास्ते सिर्फ एक ही दरवाजे से खुलते हैं और उसका नाम है गेट एग्जाम। तो ऑफ कोर्स गेट एग्जाम की तैयारी क्यों करनी है, शायद ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, अपने सीनियर्स को पूछो, अपने टीचर्स को पूछो क्यों करना है, कैसे करना है। अपने दोस्तों को पूछो, जिन भी टीचर्स को आप बहुत अच्छा मानते हो आप उनको पूछो क्यों करना है, कैसे करना है। फिर भी ना समझ में आए, मुझसे पूछ लो, आई एम ऑलवेज देयर। यहां पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। डिटेल में बात करनी है, कुछ गाइडेंस लेनी है, कॉल कर लो। कोई डाउट है अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड, व्हाट्सएप कर लो। कोई सोर्स आप मेरे से लेना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, विशाल सर सीई, थोड़ा सा छुप गया है, विशाल सर सीई। आप टेलीग्राम पे भी मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो। बट बिल्कुल अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। अपना 1 साल अगर आप प्रॉपरली दे देते हो, 75 प्लस तो कहीं नहीं गए। मैंने तो टारगेट करा है 90 प्लस, चलो कम भी हुआ तो 75 प्लस, मतलब पीएसयूज का कॉल आपसे दूर नहीं रह सकता। तो बिल्कुल आई होप शायद ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, बहुत सारी नई बातें आपको जानने को मिली होगी। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी इंजीनियरिंग।